गाइस, वेलकम टू आईसीएसई थॉट वेल बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन एंड आज हम पढ़ेंगे इलेक्शंस के बारे में। दिस इज आईसीएसई क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 2 या फिर यूनिट 2 कह सकते हो। यूनिट 1 आर कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा दिया है, 2 पार्ट्स में पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाया जिससे आपको फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज याद करने में भी दिक्कत ना आए, तो वो चीज़ आप पहले जाकर चेकआउट कर लेना। मैं आई बटन में उसको डाल दूंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मैंने हिस्ट्री के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये भी हो गया है। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं इलेक्शंस पे। उससे पहले मैंने आपको आर कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो 18 ईयर्स एंड अबव है उसको एक वोटिंग का राइट मिलता है, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, संवैधानिक तौर से उसको ये राइट मिलता है कि वो इलेक्शंस में जाके जो उसकी कंट्री को गवर्न करेगा, उसकी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगा, जिससे वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है या इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, उसको वो खुद सिलेक्ट या इलेक्ट करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही लिखा है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेगी, ठीक है, डेमोक्रेसी रहेगी। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल, द मोस्ट क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, द मोस्ट वाइब्रेंट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं, वो है आपके इलेक्शंस, ठीक है। फटाफट से मैं आपको सिलेबस थोड़ा बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है ऑफिशियली काउंसिल की तरफ से। मीनिंग ऑफ इलेक्शंस आपको जानना ही जाना है, छोटा सा मतलब होता है इसका, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इलेक्शंस होता क्या है, क्यों होते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो बॉडी इलेक्शंस करवाती है उसका सिर्फ कॉम्पोजिशन आपको जानना है, पावर्स एंड फंक्शंस नहीं है इंक्लूडेड ऑफिशियली सिलेबस में। और काइंड्स ऑफ इलेक्शंस, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, जनरल हो गए, मिड टर्म हो गए और बाई इलेक्शन हो गए। मैं एक एक चीज को आपको माइंड में आप दे दूंगी, बहुत ही जल्दी से आपका मिनटों में काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस काफी ब्रीफ सा है, अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले इलेक्शंस का मीनिंग समझना है, ठीक है। तो ये जो हमारे सारे सिटीजन्स एक कंट्री के आते हैं 18 ईयर्स एंड अबव, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास, गरीब से गरीब भी अगर 18 साल से ऊपर हैं, उनका जेंडर मैटर नहीं करता, पढ़ाई लिखाई लिटरेसी मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि उनको अधिकार मिल रहा है, वो उस अधिकार का यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी, अब थोड़ा सा इसको गहराई में समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्शंस एक सोल मीडियम बन चुके हैं, जिससे गरीब से गरीब की भी आवाज सुनी जा रही है। आज की मीडिया हम देखेंगे नहीं दिखा रही है, ठीक है, वो ऊपर ऊपर के फ्लफी न्यूज दिखा देगी आपको, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग है वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो इलेक्शंस के थ्रू इनकी, जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी भी आवाज सुनी जाती है कि मुझे ये इंसान चाहिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पार्टी चाहिए, ठीक है। इन चीजों को हम डिटेल में समझेंगे कि पार्टीजन लाइंस पे डायरेक्ट इलेक्शंस कैसे होते हैं, सब कुछ ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर जनता की कलेक्टिव साइकी ऐसी है, आप ये भी समझ सकते हो कि भाई हमको करप्शन नहीं चाहिए, हमको हमारा काला धन जो बाहर पड़ा हुआ है वो वापस लाना है, ऐसे मुद्दे पे अगर इलेक्शंस लड़ा जा रहा है और अगर वो पार्टी जीत रही है ऐसे मुद्दों के ऊपर, तो आपको ये भी समझ में आएगा इस देश में कलेक्टिवली लोगों को क्या चाहिए। तो इलेक्शन से आप बहुत चीजें पता लगा सकते हो। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें तो कोई डिबेट नहीं है, जहाँ पे इंडिविजुअल चॉइस की रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पे राइट्स की रिस्पेक्ट होती है, आपको डेमोक्रेसी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। दैट इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे यू गेट द राइट टू चूज द ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। आपको गवर्न कौन करेगा उसको चूज करने का हक है। प्लीज जानिए कि ये हर जगह नहीं होता, डिक्टेटरशिप्स में नहीं होता है, ये मोनार्कीज में नहीं होता है, ये मिलिट्री रूल्स में नहीं होता है, ये सिर्फ डेमोक्रेसीज में पॉसिबल है। द राइट टू चूज योर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इलेक्शन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। तो प्रोसेस ऑफ चूजिंग योर ओन गवर्नमेंट इज एक्चुअली इलेक्शंस, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का क्लासिक एग्जांपल मैं ये बोल रही हूँ, सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन ही आपको इलेक्शन से मिलेगा, ठीक है। ओके, फॉर डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर कॉन्टेस्टेड ऑन पार्टी लाइंस। कभी कभी कुछ कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, दो पार्टीज ही बनती है, बड़ी बड़ी पार्टीज, ठीक है। जैसे यूके में आप देखोगे दो पार्टीज बन रही है, छोटी छोटी पार्टीज को मिला के एक पार्टी बन जाती है। हमारी इंडिया में भी मोस्टली आप देख रहे हो तो दो बड़ी कोalition पार्टीज है, ठीक है। तो आप एनडीए जो देख रहे हो दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ बीजेपी प्लस अदर पार्टीज, ठीक है। तो एक मेजर पार्टी बीजेपी है, लेकिन छोटी छोटी और पार्टीज है, तो वो बड़ी बड़ी सरकार बनाती है, ठीक है। पार्टी which gets the largest number of votes forms the government at the center। तो जैसे अब तक 2014 तक कांग्रेस आ रही थी, 2014 के बाद मेजोरिटी वोट्स क्योंकि बीजेपी को मिले थे या फिर एनडीए को मिल रहे थे, एक टाइम पे तो बीजेपी अकेली ही मेजोरिटी वोट्स पे आ गई थी, ठीक है।
लेकिन एनडीए आप मान सकते हो अगर मेजोरिटी नहीं बनी तो छोटी पार्टीज को मिला के एक एनडीए एक बड़ा अलायंस बनता है, वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है सेंटर पे, ठीक है। इसी तरह से स्टेट्स में भी इलेक्शंस होते हैं। तो अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश में एक स्टेट का इलेक्शन अलग से होता है, एक सेंटर पे आपके पेरेंट्स अलग से, जब जनरल इलेक्शंस बोलते हैं जो कंट्री में होते हैं, कंट्री वाइड 2024 में 2019 में जिस तरह से हर 5 साल हो रहे हैं, वो एक अलग इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन ये मोटा मोटी याद रखना है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो सरकार बनाती है, ठीक है। तो सरकार किसकी बन रही है? जिस इंसान को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, आप ये समझ लो। ये ईवीएम है। मैं आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि देखो यहाँ पे सिंबल्स लगे होते हैं, पार्टी के सिंबल्स होते हैं, ठीक है, कि किस पार्टी को देना है। तो अगर आप किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं भी आती, इफ दैट पर्सन इज नॉट लिटरेट इनफ टू रीड, वो ये सिंबल देख के भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ना पंजे को वोट दिया हमने, कमल को वोट दिया, तो इस तरह से भी चीजें होती हैं, ठीक है। सिंबल से भी आप पता लगा लेते हो कि आपको किस पार्टी को वोट देना है। उस पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी में रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनका नाम भी लिखा होता है। तो इस तरह से आपको वोट देना है, आपको पंच करके आना है। वोटर आईडी आपके पास होना जरूरी है, आपका नाम इलेक्टोरल रोल पे होना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ इलेक्शंस पे। एक आता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, आपको बस समझना है ताकि आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए, 2 मार्क्स से पूछा जाए तो आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। People of India cast their votes directly to elect their representatives to the Lok Sabha and state legislative assemblies. लोकसभा में जैसे कि अगर आप मोदी जी को देखें तो वो लोकसभा के मेंबर हैं, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी हैं। और क्योंकि मेजोरिटी पार्टी जो जीत कर आई है, उन्होंने कहा है कि आप हमारे लीडर बनेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये चीज है, वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन यानी जनता खुद चुन के जिनको वोट दे के लाती है इन द लोकसभा, याद रखना लोकसभा में होते हैं। या फिर अगर स्टेट की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश में भी जब इलेक्शंस होते हैं, स्टेट के इलेक्शंस होंगे, तब डायरेक्टली जब जनता जिसको इलेक्ट करके लाएंगी वो बनेंगे आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल सकते हैं, लेकिन इसमें तो इंक्लूडेड राज्यसभा के मेंबर्स भी आते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है। तो इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोलेंगे, मेंबर ऑफ लोकसभा बोल सकते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ लोकसभा which is the lower house, जहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। एंड द इलेक्शंस जो है वो पार्टी लाइंस पे होते हैं, चाहे आप बीजेपी को दो, चाहे आप आईएनसी को दो, चाहे आप जनता पार्टी को दो, समाजवादी पार्टी को दो, ये सारी तरह तरह की पार्टीज है, तृणमूल कांग्रेस को दो, तो ये सारी पार्टीज हैं, ठीक है। एक पार्टी से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, आप उनको वोट दोगे, वो वोट अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं, ज्यादा वोट्स मिलते हैं, तो वो ये मेंबर ऑफ लोकसभा बनते हैं, या फिर अगर स्टेट में है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं। अब इनमें से भी चलो मान लीजिए बीजेपी के बहुत सारे मेंबर्स इलेक्ट होके आ गए, जीत गए इलेक्शन। अब इनका जो लीडर वो बनाते हैं कि आप बनेंगे हमारे लीडर, वो बनते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और अगर स्टेट में है तो वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर हैं इन द स्टेट बिकम्स द चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द कंट्री या फिर सेंटर के जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। सिंपल सी बात है, ये चीज आपको याद रखनी है, माइंड मैप में भी लिखी हुई है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब मैंने आपको क्या बताया, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, ठीक है। एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। लोकसभा में हमने पढ़ लिया कि डायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं, जैसे कि हमने कहा मोदी जी आए हैं, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं। यहाँ पे राज्यसभा की बात आती है तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब इनडायरेक्ट कैसे? राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है। ये आपस में कुछ मेंबर्स सिलेक्ट करते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, जो कि जाएंगे आपके राज्यसभा में, जो कि सेंटर पे होती है, ठीक है। पार्लियामेंट में जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो क्या हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, क्योंकि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड है वो इनको चुन रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली लोग उनको जाके वोट नहीं कर रहे राज्यसभा में, ठीक है। ये जो लोग जिनको चुन के लाते हैं उन चुने हुए लोगों से ये चुन के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट इलेक्शन का मामला हुआ। अब स्टेट लेवल पे क्या है, तो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। कुछ स्टेट्स में ही ऐसा होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होता है। कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। यूजुअली द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगेन राज्यसभा वाला ही सीन है, ठीक है, कि यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, ये लोग ही आपस में इनको चुन के ला रहे हैं। तो ये लोग इनको भी चुन के ला रहे हैं, ये लोग इनको भी चुन के ला रहे हैं। जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है
उनमें से ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में किनको बनाया जाएगा। ये कुछ स्टेट्स में होता है, प्लीज रिमेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, ठीक है। राज्यसभा में होते हैं टोटल 250 मेंबर्स, ये प्लीज अब याद रखना क्योंकि ये आपको नेक्स्ट ईयर 10th में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। टोटल मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो, इसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट हाउस ही बोलते हैं। ये सारी चीजें आप 10th में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफली इसको समझना है। अब राज्यसभा का कॉम्पोजिशन भी पता होना चाहिए। 238 मेंबर्स जो हैं वो मैंने जैसे समझाया, स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो चुन के लाते हैं, तो ये 238 तो वैसे हो गए। यहाँ पे 12 और मेंबर्स आते हैं। ये 12 मेंबर्स कौन से हैं? जो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स है। ये नॉमिनेटेड कैसे हुए? क्योंकि प्रेसिडेंट इनको डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नॉमिनेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। इसको याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स बोलते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स को, जो 12 मेंबर्स, इनको कैसे चुना जा रहा है कि भाई जिन लोगों ने अपनी अपनी फील्ड्स में, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे वो आर्ट एंड लिटरेचर हो, चाहे वो आपका डांस हो, एक्टिंग हो, मूवीज हो, सिनेमा हो, यहाँ से जिन लोगों ने, स्पोर्ट्स हो, जिन लोगों ने महारत हासिल करी होती है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है सोशल सर्विस में भी, तो वहां पे उन लोगों में से कुछ 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। सुधा मूर्ति जी करंटली हैं, सचिन तेंदुलकर बन चुके हैं। तो राज्यसभा में ऐसे लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में दिग्गज है, ठीक है, वो 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। बाकी के 238 जैसे हमने समझा स्टेट से इलेक्ट होकर आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको वही बता दिया, 12 मेंबर्स जो हैं और 250 मेंबर्स का टोटल मेंबरशिप है, ये चीज समझी हमने इनडायरेक्ट इलेक्शंस में। समझ में आ गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे माइंड मैप बाद में बताती हूँ। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्शंस में आगे बढ़ते हुए, जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? जो हर 5 साल में होते हैं कंट्री वाइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा इलेक्शंस भी। लोकसभा इलेक्शंस कंट्री वाइड होते हैं हर 5 साल में, क्योंकि लोकसभा की टर्म 5 साल की होती है। तो मोदी जी को भी अगर हम इलेक्ट करके ला रहे हैं 5 साल के लिए, नॉर्मल टर्म रहेगी, ठीक है। उससे पहले अगर सरकार गिर जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ये सारी चीजें अलग से हम पढ़ते हैं मिड टर्म इलेक्शन में, ठीक है। हर 5 साल में हो रहे हैं, मैं माइंड में थोड़ी और डिटेल्स भी दी है, ठीक है। तो ये 5 साल यानी कि अभी लास्ट हुए थे हमारे 24 में, उसके पहले 19 में, उसके पहले 14 में, अब नेक्स्ट होंगे आपके 2019 में, 2029 में, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया में चले जा रहे हैं। हर 5 साल में लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्शंस डायरेक्ट हो रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं? व्हेन द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड, जैसे कि मैंने कहा नॉर्मल टर्म से पहले अगर डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स फुल टर्म, तो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। और मिड टर्म इलेक्शंस में जो जीता है वो वापस पूरी 5 साल की टर्म कंप्लीट होकर करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 साल में, मान लीजिए अगर 2024 में, 2026 में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, और वापस हमें इलेक्शंस कराने, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 साल चलेगी सरकार, ये पूरा 5 साल का टर्म करेगी, यानी 31 तक करेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है मिड टर्म इलेक्शन में। इलेक्शंस पढ़ लिया, मिड टर्म इलेक्शंस पढ़ लिया। अब याद रखना, मिड टर्म इलेक्शंस कंपल्सरीली नहीं होते, ओनली अगर ये डिसॉल्व हो जाए टर्म से पहले, नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर से पहले, तो मिड टर्म होंगे। बाई इलेक्शंस क्या होता है? बाई इलेक्शंस होते हैं अगर कोई सीट, एक सीट, ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारी सीट्स मिलके लोकसभा बनती है, ठीक है, बहुत सारी मेंबर्स मिलके, तो वो एक मेंबर अगर मान लीजिए रिजाइन कर देते हैं या डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, या फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, या तो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, कहीं भी अगर ये सीट वेकेंट हो जाती है फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस, तो बाय इलेक्शंस होते हैं फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी ऑन दैट सीट, ठीक है। उस सीट के लिए वो इलेक्शन वापस होगा। कि अगर गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, गुजरात स्टेट असेंबली की, और वहां से कोई मेंबर रिजाइन कर देते हैं, वहां से उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लीडर हैं, जो इलेक्ट होके आए थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो गांधीनगर के जो वोटर्स है वो वापस इलेक्शन करेंगे, वापस उनके को लीडर को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो उतनी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस इलेक्शन होगा। सिमिलरली एट द नेशनल लेवल, जो लोकसभा में या राज्यसभा में, उस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं बाई इलेक्शन। अब मैं आपको माइंड मैप दिखा देती हूँ। डायरेक्ट इलेक्शंस देखो इस तरह से है, मैंने कहा लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट पे होती है, या इसको विधानसभा भी बोलते हैं, ठीक है। पार्टी लाइंस पे होता है, समझ लिया हमने। एंड लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी अगर स्टेट में है तो सीएम बनेंगे, अगर सेंटर पे है तो वो पीएम बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर। फिर आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस पे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहाँ हो रहे हैं भाई? राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए होते हैं, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है। वो कुछ स्टेट्स में ही होती है, हर स्टेट में नहीं है। इसका कॉम्पोजिशन मैंने दे दिया 238 प्लस 12 के आगे मैंने ये क्यों नॉमिनेटेड वाला क्यों बुलाया है कि भाई नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो स्टार लोग होते हैं, ठीक है, अपनी फील्ड में स्टार लोग, ठीक है।
ये हो गया 238 स्टेट से आते हैं, ठीक है, यहाँ से आएंगे 238, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स इन दी राज्यसभा। उसके अलावा जनरल इलेक्शंस बताया तो लोकसभा इलेक्शन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म यानी कि 5 इयर्स की जो लोकसभा की टर्म है वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, यानी कि पूरा टर्म 5 साल का एक्सपायर हो गया उसके बाद जो इलेक्शंस होंगे उनको कहते हैं जनरल इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी होते थे, अभी भी ये बात हो रही है, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सेंटर पे अलग करो फिर वापस 2 साल बाद स्टेट का इलेक्शन हो गया वापस वोटिंग देने जाओ, एक ही बार में खत्म करो। साइमल्टेनियसली स्टेट और सेंटर के इलेक्शंस होने चाहिए। ये बात पहले होती थी 57 58 तक, ठीक है, उसके बाद से हमने अलग अलग करना शुरू कर दिया, अब वापस ये बात हो रही कि नहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन करता है, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस स्टेट और सेंटर के साथ साथ मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, अगर डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा अपनी नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर से पहले तो फिर फुल 5 इयर्स की टर्म वापस इलेक्ट करने के लिए वापस सर्व करने के लिए मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं कंट्री में। उसके अलावा हमने बाई इलेक्शन पढ़ा, यानी कि अगर सीट फॉल्स वेकेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और डेथ, then there are by elections held for that constituency to fulfill that remainder of the term। अब यहाँ पे ये चीज याद रखना, रिमाइंडर ऑफ द टर्म, यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन में फुल टर्म सर्व करेंगे लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ द टर्म, ठीक है। तो अगर 5 साल के पहले 3 साल तीसरे साल किसी ने रिजाइन किया तो बाकी के बचे 2 साल के लिए ही वो इंसान बाई इलेक्शन के थ्रू आएगा, ठीक है। अब आ गई बात समझ में, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपको एक राइट मिलता है यूनिवर्सल लिबरल फ्रेंचाइजी के थ्रू कि आपको वोट करना है, 18 साल के आप हो जाओ वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपको वोटर आईडी बनाना है, ठीक है, आपको वोटिंग के लिए जाना है। इस चीज को गवर्न करेंगे इलेक्शन कमीशन। दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 3 to 4 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। या फिर हम इसको न्यूज़पेपर में पढ़ोगे ना ECI भी लिखा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको ECI भी बोलते हैं। ये इसका लोगो है। दैट हैज बीन सेट अप विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अच्छे से हो रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हमने सोचा EVM ही कोई लेके चला गया, या फिर जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ पे गुंडे बिठा दिए कि तुम इसी पार्टी को वोट करोगे, तो इस तरह से नहीं करना है। अगर डेमोक्रेसी को हमें जागृत रखना है, वी वॉन्ट टू कीप दैट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी अलाइव, वी वॉन्ट पीपल की अपने जो सोचते हैं अपनी चॉइस से, फ्री चॉइस से किसी अपने लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि इसमें कोई तो फेरफार किया है, कोई मतलब दाल में कुछ काला है, ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए। इसके लिए एक बॉडी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि बनाते हैं, विच इज द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के कॉम्पोजिशन में एक होता है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जिसको हम CEC बोलते हैं, या फिर चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन भी बोलते हैं, अगेन CEC होंगे, एंड 2 अदर मेंबर्स यानी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके अंडर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इसको भी मैंने माइंड मैप के थ्रू समझाया। ये तीनों अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, अगेन प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। इसके अलावा आपको आगे इनका अपॉइंटमेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसका टर्म और ये सब पता नहीं आपको पढ़ना है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। टर्म होता है इनका 6 ईयर्स, ठीक है, एंड सैलरी इनकी एट पार होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी इनको मिलती है। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, and any difference in opinion between the CEC and other commissioners is decided in favor of the majority of the opinion, ठीक है। ये चीज़ है, कोई अगर वाद विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो जो मेजोरिटी चाहती है इलेक्शन कमीशन में वो चीज़ होती है, ठीक है। बेसिक्स हम माइंड मैप आप लोग भी बना लेना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। आर्टिकल 3 to 4 टॉक्स अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में बताती है। इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है टॉप पे, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, ये सारे के सारे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन या फिर विद द एडवाइस ऑफ द PM, ठीक है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि प्रेसिडेंट अपने आप से नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कंसल्टेशन इज मैंडेटरी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड इनका टर्म अगर आपको पूछा जाए तो 6 इयर्स होता है। इतना सा आपको करना है। नॉट वोटिंग इज नॉट अ प्रोटेस्ट, इट इज अ सरेंडर। प्लीज रिमेंबर, वोटिंग करनी ही करनी है। आपको लगता है सब बेकार है, कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है सब बेकार है, मुझे वोट ही नहीं करना, क्या फर्क पड़ता है, मेरे एक वोट से कुछ नहीं होता। वही सब कुछ होता है, एक एक वोट से ही फर्क पड़ जाता है। कुछ कुछ स्टेट्स में एक वोट से चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, एक वोट से पार्टी हार गई, ऐसा हुआ है, ठीक है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो
हर एक वोट मैटर करता है, ठीक है। एंड जब भी आप 18 ईयर्स के हो, मेक श्योर कि आपका वोटर आईडी बने और आप इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें। आप सिर्फ वोटिंग करने से नहीं बनता, ठीक है। आपने बोला चलो मैं वोट करके आ गया मैम, अब तो मैं बड़ा अवेयर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, नहीं। अवेयरनेस इज ऑल्सो अबाउट आपको, जिसको आप इंसान को वोट कर रहे हो, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्टी का, ठीक है, वो उनकी अटेंडेंस कितनी है, उन्होंने आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना काम किया है, कैसा काम किया है, ये सारी चीज़ें, उनकी आइडियोलॉजीज क्या है, क्या वो आपके आइडियोलॉजी से अलाइन करती है, क्या आपको ऐसे लीडर्स लाने हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको सोचनी पड़ेगी। सबसे कुछ सालों में यू विल टर्न 18 एंड यू विल बी वोटिंग, ठीक है, इन द जनरल इलेक्शंस। प्लीज 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 बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। अगर हमें चेंज लाना है तो इससे बहुत बड़ा चेंज आप ला सकते हो। दैट इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ इट वाज सो फीडबैक जरूर देना कमेंट्स में। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।